धानवाल का जो और एडजॉइनिंग स्टेट हरियाणा में उस वक्त खट्टर साहब की सरकार थी, वहाँ से उन लोगों को हेलीकॉप्टर्स में कभी उत्तराखंड लेकर के, कभी उनको अपने वहाँ पर हरियाणा में रखा। और जो हमारे स्पीकर साहिबान हैं श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, उन्होंने उनके ऊपर एक्शन लेकर के उनको डिवार किया। और ये केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी जो स्पीकर का फैसला था उसको अतहल किया और वो दोबारा स्पीकर के समक्ष पेश हुए, त्याग पत्र दी गई और पार्लियामेंट के चुनावों के साथ ही उन 9 जो विधायक थे उनका चुनाव भी साथ साथ हो गया। कांग्रेस पार्टी फिर 6 सीटें जीत करके हमारा फिर जो है वो दोबारा 40 का बहुमत प्राप्त रखा। तो कांग्रेस पार्टी ने जो है वो फिर दोबारा हुआ और कांग्रेस पार्टी जो थी वो बहुमत में। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू से ही ये सोच रही है कि डेमोक्रेटिक चुनी हुई पार्टियां जो हैं उनको डिस्टैब्लिश किया जाए और एक किस्म के हथकंडे अपना करके जो है वो उनको तोड़ने का प्रयास किया। प्रजातंत्र में क्योंकि ये जो हमारी डेमोक्रेसी सबसे बड़ा हिंदुस्तान का ये लोकतंत्र है और इसका फेडरल स्ट्रक्चर है। 30 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, 30 स्टेटों में कांग्रेस आ रही है, 30 स्टेटों में जो है वो दूसरे राइट पार्टनर्स आ रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी आ रही है, चाहे से अखिलेश यूपी से कोई जो है वो दूसरी पार्टी आ रही है, तो कहीं मध्य प्रदेश से कोई दूसरी पार्टी, कहीं से कम्युनिस्ट आ रही है। तो इस फेडरल स्ट्रक्चर में जो चुनी हुई सरकारें उनका एहतराम होना चाहिए। ये मैं बैकग्राउंड आपको इसलिए दे रहा हूँ कि यूपीए फर्स्ट और सेकंड की सरकार रही, कभी भी इस प्रकार का प्रयास नहीं किया गया कि चुनी हुई सरकारों को डिस्टैब्लिश किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त जो हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर, उनको पूरा पैसा दिया जाता था। आपदा के टाइम उस स्टेट की पूरी मदद की जाती थी और कोई अच्छा काम वो किया जाता था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो मोदी की सरकार की सराहना भी करते थे। क्योंकि मैं भी उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ 2004 में, 14वीं लोकसभा। तो जो हमारे चुने हुए चीफ मिनिस्टर्स होते थे उनके बहुत एहतराम करते थे, उनको पैसे का पूरा जो है वो जो भी बजट में प्रावधान था उसको पूरा करने का प्रयास। लेकिन हमने 2 साल में ये देखा है कि इस छोटी सी स्टेट को आर्थिक मदद जो थी बड़ी कम हुई। आपदा के वक्त में भी कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिला और उस वक्त भी हमारी सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री थे
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और सेंटर्स के जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने कई बार इस बात को लेकर के बार बार फाइनेंस के बारे में बात की थी। और जहाँ से चुने हुए 4 विधायक भी थे, पार्लियामेंट्री मेंबर थे, यहाँ की अपोजिशन में वो उस वक्त सत्ता पक्ष में भी थे, जो बाद में अपोजिशन में, और नड्डा साहब यहाँ के प्रेसिडेंट थे, एक सेंटर में वजीर था, लेकिन वो अपने हक लेने में बिल्कुल कामयाब हुए और बड़ी फाइनेंशियल कंडीशन टाइट होने के बावजूद भी हमारी सरकार ने अलग से एक पोस्ट जो था 1450 करोड़ का एक अलग से पोस्ट जो है वो तैयार किया और हमने बड़ी तत्परता से उस प्राकृतिक प्रकोप को जो जगह जगह जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान जो था वो कुल्लू मनाली और हमारे अपने कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में हुआ और सभी ने बड़ी तत्परता से काम करके उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का जो रुख है वो सभी स्टेटों को एक जैसा होता है और जो पैसा मिलता है, चाहे वो आपका के कांड मिलता है या किसी और जगह से मिलता है, उसका जो है वो सभी स्टेटों को ये हक है कि वो अपना क्लेम कर सकते हैं। पहले जब कोई आपदा आ जाती थी, चाहे अर्थक्वेक्स आता था, फ्लड्स आते थे, सूखा पड़ता था, तो स्पेशल ग्रांट्स और स्पेशल स्टेट्स को दिया जाता था। लेकिन अब हमारा जो बजट होता है उसी में ही कुछ पैसे का प्रावधान जो है वो 5 साल के लिए, साल के इस बजट में ही उसका प्रावधान हो जाता है। ओवर एंड अबव जो भी स्टेट्स में ज़्यादा नुकसान होता है उसकी भरपाई सरकार को ही करनी पड़ती है और भारत सरकार को अपनी किटी से पैसा देना पड़ता है। तो उस वक्त के हालात को देख करके ये पक्षपात का रवैया उस वक्त अपनाएंगे। अब कुछ देर के बाद सरकार स्टेबल हुई है और हमारी जो कमिटमेंट रही है लोगों के प्रति उसको हमें पूरा करने का प्रयास है। हमारा घोषणा पत्र 5 साल के लिए है, हमने अपनी गारंटीज को भी 5 साल में पूरा किया। सबसे पहली गारंटी जो हमने अपने लोगों के प्रति, खास करके जो सरकारी कर्मचारी उनके प्रति हमारी कमिटमेंट ये थी कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम अपने पहले बजट में जो हमारी OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको हम बहाल करेंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम में जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है लास्ट पे ड्रॉ, उसका 50% जो है वो पेंशन होती है और उसके ऊपर 137% डी होता है। तो जब वो रिटायर होता है तो उसकी लास्ट सैलरी और उसकी पेंशन जो है वो बराबरी होती है। आज 1,35,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिला और जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया तो दिल्ली की सरकार में बड़ी बखलाहट हो गई और दिल्ली की सरकार ने एक नई स्कीम जो थी वो शुरू कर दी। हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके पैरेलल एक और स्कीम जो थी वो दिल्ली की सरकार ने
शुरू की, लेकिन लोगों ने उसको नहीं माना। और उस वक्त राजस्थान के भी इलेक्शंस जो साथ साथ आए तो राजस्थान ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, लेकिन जब वो चुनाव जीत गए राजस्थान में तो उन्होंने वो स्कीम बंद कर दी। हिमाचल प्रदेश पहला हिंदुस्तान का राज्य है छोटा सा जिसमें हमने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया। और आज हमारे बहुत से सरकारी कर्मचारी जो 3-4 हज़ार रुपया पेंशन ले रहे थे, आज पुरानी पेंशन अलाव हमारे 1,37,000 जो है वो सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है। दूसरा हमारा कार्यक्रम ये था कि 1500 रुपये का हमने जो उस वक्त वायदा किया था कि जो महिलाएं जो सुपात्र हैं उनको हम 1500 रुपया जो है वो हर महीने जो है वो उनको हम एक फाइनेंशियल एड देने का, उसमें 2-3 स्टेट्स को कवर किया, लाहौर है, स्पीति है, किन्नौर है। और जो दूसरी महिला जो थी जिसकी पेंशन ऑलरेडी 1200 रुपये थी उसको 1500 रुपये। और अब हमने दूसरे चरण में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें 1500 रुपये देने का प्रावधान किया और बड़ी जल्दी हम पूरी स्टेट की महिलाओं को 1500 रुपया जो सुपात्र महिला उनको पूरा करने का प्रयास करें। ये कमिटमेंट हमारी 5 साल की है। तीसरा हमने कमिटमेंट ये की थी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में खास करके खेती बाड़ी और पशुधन के साथ जो हम लोग उसमें गाय का दूध जो है उस पर 30 रुपये लीटर था, आज हमने जो है वो उसको बढ़ा करके जो है वो 40 रुपये लीटर किया और जो भैंस का दूध है वो 55 रुपये लीटर से। ये हमारी कमिटमेंट थी किसानों के प्रति। और सबसे बड़ा जो हमारा दूध का कारखाना जो है उसको हम फरवरी में मॉडर्न प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसके ऊपर लगभग 300 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा, जिसके 5 प्रोजेक्ट्स हैं। और अभी हमने एक कारखाना जो है दत्तनगर में लगाया जिसमें लगभग 1 लाख लीटर की लगभग दूध जो है और दूध जो है वहाँ से निकटवर्ती क्षेत्रों से आ रहा है। और काफ़ी तादाद में लोग जो है अपने गांवों से जो हमारी कमेटियाँ बनी हैं उसको जो है वो हमने रजिस्टर किया, वो दूध दे दिया। और ज़िला कांगड़ा में भी लगभग 450 कमेटियाँ जो है महिला ग्रुप जो है उनको हमने रजिस्टर किया, जो जिससे कि हर एक परिवार से हम 10 लीटर दूध कलेक्ट करेंगे कलेक्शन सेंटर से। ये जो हमारा मॉडर्न प्लांट बन रहा है इसकी कैपेसिटी जो है वो भी 1 लाख से ज़्यादा लीटर से ज़्यादा जो है कैपेसिटी का ये प्लांट होने जा रहा है। और ऑर्गेनिक खेती की तरफ सरकार का रुझान है, हमारे चाहे फल है, सब्जियां हैं, सीरियल है, उसमें ऑर्गेनिक खेती के तहत हमें 30 रुपये किलो मक्की और 40 रुपये जो है वो गंदम खरीदने का जो है वो कार्यक्रम हमने शुरू किया, जिसमें इस बार 345 मेट्रिक टन जो है वो मक्की हमने ऑर्गेनिक मक्की जो है वो खरीदी। और जो भी सीरियल पैदा करेंगे और वेजिटेबल्स पैदा करेंगे वो किसान जो उनको हमने रजिस्टर किया, जिसमें जो हमारी ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती, वैसे तो खेती है ही प्राकृतिक है लेकिन चलो उसका नाम बदल के प्राकृतिक कर दिया, इसको ऑर्गेनिक खेती करते हैं जो हम गोबर से तैयार करते हैं। यही हमारी किसानों के प्रति कमिटमेंट है। अभी 11 तारीख
हम जो है वो सिविल सप्लाई को वो मक्की दे रहे हैं, और मक्की का आटा जो है उसको लॉन्च करेगी 11 में। कई बार भारतीय जनता पार्टी और प्रेस के लोग हमारे ऊपर खिजली उड़ाते थे कि हमारी गारंटी में गोबर खरीदने का ही कार्यक्रम। हम गोबर को रॉ नहीं लेंगे, हम उसकी जो ऑर्गेनिक मैन्योर जो बना हुआ मैल है उसको 3 रुपये किलो खरीदें। और एक पार्टी हमारे पास आई है जो सारा काम आगे बेल्ट करेगी, फिलिंग करेगी, बैग सप्लाई करेगी और कैरेज करेगी, स्टॉकिंग करेगी। उसको हम 4 से लेके 5 रुपये किलो देंगे। और जो हमारे वेयर हाउसेज हैं, चाहे वो फूड कॉरपोरेशन के हैं या हिमाचल के अपने स्टोर्स हैं, उसमें हम उसकी स्टैकिंग करेंगे। और वो ऑर्गेनिक मैन्योरिंग जो उसको हम खुले बाजार में भी 550 किलो का, 5 किलो का, 100 किलो का पैकेज बना करके मार्केट में अपलोड करेंगे। और उसको हम ऑर्चर्ड्स को देंगे बागवानी के लिए, जिसमें ज़्यादा करके हमारे ऊपर के इलाके में दुबल है, कोट खाई है और दूसरे जहाँ से सेब पैदा होता है उनको हम देंगे। और जो हमारे एग्रीकल्चर फार्म्स हैं उनको दोबारा हम रिवाइव करने जा रहे हैं, जितने हमारे एग्रीकल्चर की और उस पे पर उसके ऊपर हम ऑर्गेनिक खेती करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ एग्रो टूरिज्म भी डेवलप करने जा रहे हैं। हम मॉडल जो है उनको फार्म्स को बनाएंगे और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे, सीड भी तैयार करेंगे, ऑफ सीजन वेजिटेबल भी लगाएंगे और एग्रो टूरिज्म को भी हम डेवलप करेंगे। और हमारी पूरा प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट हिंदुस्तान में होगी जो ऑर्गेनिक खेती में सबसे अग्रणी हो। जो हमने क्लस्टर्स बनाए, हमने एग्रीकल्चर के 30-30, 40-40 कामों के क्लस्टर्स बनाए हैं। और जो हमारे एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स हैं उनको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए देहरादून के साथ संपर्क कर रहे हैं। वहाँ हम जो रिमोट सेंसिंग से जो मैप्स आते हैं और उस रिमोट सेंसिंग से जो हमारे क्लस्टर्स हैं उनकी पूरी मैपिंग करके उसकी 3 डायमेंशन पूरी पिक्चर बना करके क्रॉप पैटर्न और लैंड यूज पैटर्न को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जितना हमारा खेत का आकार होगा उस प्रकार की फसल को बीजने का प्रयास किया, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। छोटा खेत कमर्शियल एग्रीकल्चर। मान लो कि खेत का आकार छोटा है, जरूरी नहीं है कि हम उसके ऊपर सीरियल उगाएं, वीट उगाएं, पैडी उगाएं, मेज उगाएं। हम उसके ऊपर जो है वो बीन उगा सकते हैं, लहसुन उगा सकते हैं। उसके ऊपर जो है वो कोई और दूसरी फसल जो है जो हमें कैश क्रॉप उगा सकते हैं। इस प्रकार की ट्रेनिंग के लिए हम फील्ड अफसर्स को भेज रहे हैं, जिसमें जैका और हमारे एग्रीकल्चर के पेरेंट बॉडीज़ के जो साइंटिस्ट हैं और इसी तरह से दूसरे जो हमारे प्रोजेक्ट चले हुए हैं उसके लोगों को हम पहले एलिमेंट्री ट्रेनिंग देने के लिए, जिससे लैंड यूज की ट्रेनिंग भी होगी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हम इसको जो है वो वाइबल इसलिए बनाना चाहते हैं
कि कम से कम जो अनएम्प्लॉयड यूथ है अगर खेती बाड़ी की तरफ जाए तो उसको लगभग 20-25 हज़ार रुपया जो है अगर मासिक इनकम होगी तब जाकर के एग्रीकल्चर बाई जिसमें फिशरी भी होगी, बी कीपिंग भी होगी, जिसमें मल्च कैटल भी होंगे और इस प्रकार से हमारी जो है वो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स भी तैयार किए जाए जिससे कि उसको लिमिटेड पीरियड में उसको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग जो है वो अपने देश से पैदा कर सके। इस प्रकार की खेती बाड़ी को जो है वो वाइबल बनाने का जो है मुख्य प्रयास किया जाए। तीसरी हमारी कमिटमेंट ये जिसके बारे में आपको कहा कि वो डेवलपमेंट को ये जो है वो गोबर का और ये सीरियल जो हम दे रहे हैं ऑर्गेनिक उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अगला जो हमारा कार्यक्रम रहा जिसमें हम सोशल सिक्योरिटी लोगों को देने का सरकार ने फैसला किया कि मुख्यमंत्री की सोच है कि जो हमारे अनाथ बच्चे जिसका माँ बाप नहीं है उसकी सरकार को पढ़ाई लिखाई के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान और ये जो बच्चे सरकारी इंस्टीट्यूशन में आना चाहते हैं तो उनका पूरा खर्चा सरकार देगी। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो हम द्वारा उनकी बनाने जा रहे हैं और जो अगर बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के पास रहना चाहते हैं, कोई दादी के पास रहना चाहता है, कोई नानी के पास रहना चाहता है, उसको हर महीने हम 4,000 रुपया उसके अकाउंट में डाल दें। और बहुत से हम गाँवों में जाते हैं तो कहते हैं कि ये इस लड़की की दादी है, माँ नहीं थी, बाप भी मर गया तो दादी के अकाउंट में पैसा, कोई कहता है नानी के अकाउंट में पैसा। एक अच्छा प्रयास है सरकार को उनको कम से कम पढ़ाई लिखाई के लिए कोशिश करती और ये सरकार ने फैसला किया कि हायर एजुकेशन के लिए जब तक उनको सर्विस नहीं मिलती पूरी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा जो है वो सरकार। अगला जो हमारा स्टेप ये रहा है कि अगर मान लो कि एक परिवार में से वहाँ रह गया उसका बाप मर गया उसको बच्चे को भी अनाथ बच्चे को तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को भी कर रहे हैं जो सोशली जिनका बाप है माँ नहीं है, माँ है तो बाप नहीं है, उनको भी पूरी सिक्योरिटी देने की कोशिश करें ताकि पढ़ाई लिखाई में वो बच्चे जो है वो बच्चे बनाए। उसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और भी बहुत से सोशल कार्यक्रम जो है वो सरकार करने जा रही है। जहाँ तक हायर एजुकेशन की बात है उसमें जो बच्चे IRD के परिवारों में हैं और जिनके माँ बाप उनको हायर एजुकेशन नहीं दे सकते उसके लिए भी ऋण का प्रावधान जो है वो सरकार करने जा रही है। चाहे वो MBBS करना चाहते हैं, चाहे वो जो है वो टेक्निकल एजुकेशन में इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, चाहे वो MD करना चाहते हैं, MS करना चाहते हैं, उसमें भी सरकार जो है वो उनकी मदद करेगी और पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा। तो ये कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं और जो कुछ हम खेती जो है वो अपनी कार्य प्रणाली में करने जा रहे हैं। जिस हालात में हमें सरकार मिली है उसमें काफ़ी कर्जा तो जाओ पहले की सरकार